हेलो एंड वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल। ये हमारा सोइल साइंस कलेक्शन 9 वीडियो है। इसमें हम सैलाइन एल्कलाइन और एसिड सोइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सैलाइन सॉइल्स वो सोइल्स होती हैं जिनमें कि सोडियम आयंस की अधिकता हो जाती है और जिस वजह से वो सोइल्स हैं वो कल्टीवेशन करने के योग्य नहीं रहती हैं। तो इनका जो EC होता है वो 4 डेसीसाइमन मीटर से अधिक होता है एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% से ज़्यादा होता है और pH लेस देन 8.5 होती है। और ये एल्कली सोइल्स भी कहलाती है और इनका कलर जो है वाइट हो जाता है क्योंकि इसमें सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं वो ऊपर की सतह पर जमा हो जाते हैं, इसलिए इनका कलर सफ़ेद होता है, इसलिए उनको वाइट एल्कली सोइल भी बोलते हैं। दिस सोइल्स कंटेन प्राइमरली द सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसका कलर सफ़ेद हो जाता है, इसलिए इसको वाइट एल्कली सोइल भी बोलते हैं। प्रीडोमिनेंटली NaCl, Na2SO4 and N2CO3 is always absent in saline soils। ये जो लवण हैं वो सैलाइन सॉइल्स में हमेशा ही एब्सेंट रहते हैं। अब इन सैलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैकेनिकल मेथड। जो सैलाइन सॉइल्स अगर किसी खेत में पहले तो एरिडिश सॉइल्स हैं उनमें सैलाइन एल्कलाइन और एसिड सॉइल की फॉर्मेशन होती है। जो मैकेनिकल मेथड्स के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं एम्बैंकमेंट यानी कि बीच बीच में गड्ढे खोद देते हैं तो प्रिवेंट टिडल सी वाटर, लैंड लेवलिंग एंड कंटूर बंडिंग करते हैं, ड्रेनेज नेटवर्क बनाते हैं और जो सोइल की हार्डबेन होती है उसको तोड़ देते हैं। हाइड्रोलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं? फ्लशिंग ऑफ साल्ट, लीचिंग ऑफ साल्ट एंड ड्रेनेज, यानी कि खेत में पानी भर देते हैं जिसकी वजह से जो साल्ट होते हैं पानी में घुल के नीचे की सतह पर चले जाते हैं और ऊपर से जो सैलाइन सॉइल्स है उसका रिक्लेमेशन हो जाता है। अब केमिकल मेथड से देखते हैं। केमिकल मेथड में FeS2 और लाइम सल्फर का यूज़ करते हैं। फिजिकल मेथड में जो सॉल्यूबल जो साल्ट हैं सोडियम के वो खेत की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं तो उनको खर्च कर यानी कि स्क्रैप करके और डीप टिलेज करके सब सोइलिंग करके प्रोफाइल इन्वर्जन करके। लेकिन ये जो है एक बहुत ही महंगी विधि होगी क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर सोइल को ले जाएंगे और वहाँ से लाकर वापस से सोइल डालेंगे तो उस वजह से इसको बहुत ही महंगी पड़ेगी। मैन्योर से सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक PVC का यूज़ करके। बायोलॉजिकल मेथड में मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर हायासिंथ का यूज़ करके। सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप जैसे कि CSR23, CSR89 एंड CSR36 और ऐसे ही सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स का चुनाव करके सैलाइन सॉइल्स को रिक्लेमेशन किया जाता है। अब एल्कली या सोडिक सॉइल, दी सॉइल कंटेंट्स ऑफ सोडियम ऑन एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स। इसकी ESB यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% से ज़्यादा होती है। pH 8.5 to 10 होती है और EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन मीटर से कम होती है। ड्यू टू हाई pH एंड डोमिनेंस ऑफ Na+ इन दिस सोइल। इसमें क्या होता है कि सैलाइन सोइल्स में तो उसके सोडियम के साल्ट्स पाए जाते हैं और इसमें सोडियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका कलर ब्लैक होता है और ये सोलेंज एक रशियन वर्ड है उसकी वजह से इसका एल्कलाइन जो सोइल है और इसमें है सोडियम के एक्सचेंजेबल और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट पाए जाते हैं। और इसका रिक्लेमेशन जिप्सम डाल के, सल्फर डाल के और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसका रिक्लेमेशन कर सकते हैं। सैलाइन एल्कली सॉइल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल दोनों की प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जिसमें सोडियम के सॉल्यूबल और एक्सचेंजेबल दोनों प्रकार के सॉल्ट पाए जाते हैं और इसकी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से ज़्यादा होती है। pH लेस देन 8.5 एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4 डेसीसाइमन मीटर। और ये सैलाइन एल्कली सॉइल के नाम से जाने जाते हैं और इनके मैनेजमेंट के लिए क्रॉप की वैरायटीज़ हैं उनको रेसिस्टेंट वैरायटीज को ग्रो करना चाहिए, टिलेज ऑपरेशंस को अपनाना चाहिए, लेआउट करना चाहिए, सीड रेट और स्पेसिंग का ध्यान रखना चाहिए और फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए और ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहिए जिनसे कि सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़े। डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सोइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, जो इनके जो रिवर्स इफेक्ट पड़ते हैं सोइल के वो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाती है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है,
एसिड सोइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब सोइल में हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसके फलस्वरूप वो सोइल है जो एसिड हो जाती है और उसका pH लेस देन 7 है। इन एसिड सोइल मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट बिकम अनअवेलेबल, और प्लांट न्यूट्रिएंट हैं जो एसिड सोइल्स में अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो जो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। ये एसिड सोइल्स पैडी कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। सोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, सोइल एसिडिटी इज कॉज्ड बाय आयन enable hydrogen ions. The source of hydrogen are moderately acid soil, strongly acid soil, and acid sulfate soil. Nature of acid soil: actively acidity, hydrogen remains freely present in soil, sulfate soil. Exchangeable acidity बढ़ती है और residual acidity बढ़ती है इसमें से। And then development and formation of acid soil, leaching due to heavy rainfall. अगर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो उसकी वजह से जो एक्सचेंजेबल सॉल्ट है वो मृदा की ऊपरी सतह से निचली सतह में आ जाते हैं माइक्रोबियल एक्सचेंज की वजह से। और अगर जो सोइल बन रही है उसका पेरेंट मटेरियल एसिड है तो सोइल भी एसिड होगी और बेस का रिमूवल हो जाता है। ज़्यादा अगर उसमें एसिड फर्टिलाइजर देते हैं हम अगर मिट्टी में तो उससे भी जो सोइल है वो एसिड बनती है। एप्लीकेशन ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स, इफेक्ट्स ऑफ सोइल एसिडिटी ऑन प्लांट्स, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑन रूट टिश्यूज। अगर एसिड सोइल्स है तो उसमें जो प्लांट की रूट है उस पर टॉक्सिक इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोजन का, और प्लांट के मेम्ब्रेन तक वो परमेबिलिटी नहीं हो पाएगी, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उनको एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। फास्फोरस, कॉपर और जिंक की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन बिकम अवेलेबल इन टॉक्सिक अमाउंट, और वो भी कौन सा टॉक्सिक, यानी कि प्लांट के लिए हानिकारक अवस्था में। एक्टिविटीज ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एडवर्सली अफेक्टेड, जो सोइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वृद्धि रुक जाएगी। अब इनका रिक्लेमेशन यानी कि इनका सुधार करना चाहिए। जो चूना पत्थर है वो डालना चाहिए। लाइम, बेसिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है। सोइल एंड वाटर मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए। एसिड वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। मेथड ऑफ एप्लीकेशन, लाइम कब डालना चाहिए? फसल की बुवाई के 2 महीने से पहले ही लाइम को खेत में डालना चाहिए, जिसकी वजह से वो मिट्टी में बैल मिक्सड हो जाए और एफिशिएंसी को बढ़ा दे। वाटर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। लाइम मटेरियल, इसमें कौन कौन सी? लाइम स्टोन, क्विक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, बेसिक स्लैग, डोलोमाइट, लाइम स्टोन, मिससेलेनियस सोर्स सच एज वुड एश, ये डाल के इसका रिक्लेमेशन करना चाहिए। एफिशिएंसी कितनी रखनी चाहिए? केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रखना चाहिए। फाइनेस ऑफ लाइमिंग मटेरियल होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ लाइम ऑन एसिड सोइल्स क्या क्या? लाइम मिक्स फास्फोरस, जो अगर लाइम डालते हैं उसमें तो उस फास्फोरस को अवेलेबल बनाता है, और नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम इंसोल्यूबल को कम करता है। फिजिकल कंडीशन को सोइल की को इम्प्रूव करता है। सोइल इरोजन को कम करता है। फर्टिलाइजर्स इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। प्लांट डिजीज को कम करता है। मतलब जो सोइल है एसिड सोइल, अगर उसमें हम लाइम डालते हैं तो वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में अवेलेबल करवाता है, और टॉक्सिक जो फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं उनको अनअवेलेबल फॉर्म में पहुँचाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन